अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो ये वीडियो है ये मैं ख़ास तौर से अपने हाजी लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ। जो हाजी होते हैं, हज करने जाते हैं या माशाल्लाह जो और लोग उम्रा करने जाते हैं, उन्हें कई बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सारी जो परेशानियाँ और दिक्कतें होती हैं उनके बारे में बात करूँगा। क्या क्या गलती होती हैं, क्या क्या गलती वो करते हैं, जाने अनजाने में झूठ भी बोल जाते हैं कई बार। तो वो सब चीज़ें बताने से क्या होगा, उनका सफ़र आसान रहेगा। और ख़ास तौर से ये वीडियो है वो अगर आपके घर से कोई बुज़ुर्ग हाजी है या हज्जन है, वो पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा हाजी हमारे क्या फ़र्स्ट टाइम ट्रेवल करते हैं फ़्लाइट में, तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फ़र्स्ट टाइम विदेश जाते हैं पहली बार, तो उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आज का ये वीडियो आप देख लेंगे तो इंशाअल्लाह उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं इस वीडियो में कोई आपको हज के अरकान नहीं बताने जा रहा, कोई आपको दीनी मालूमात नहीं देना चाह रहा। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा, जो बातें ध्यान रखनी है। मेरा जो ये वीडियो है फौरी तौर पे मैं 4 मौजू पे बात करूंगा कि सिक्योरिटी, उसकी जो सुरक्षा जांच होती है एयरपोर्ट पे, वो कैसे होती है, क्या क्या सामान ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। इसके अलावा एयरपोर्ट पे आपको क्या क्या सहूलियतें मिलती हैं, क्योंकि कई बार हाजियों को पता ही नहीं होता कि ये सहूलियत भी एयरपोर्ट पे है और वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा फिर सऊदी अरब में हमारी भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सहूलियतें दे रखी हैं, लेकिन हाजी लोगों को पता नहीं होता कि ये सहूलियत भी है, तो उन्हें वहाँ भी वो महरूमियत रह जाती है, उनसे महरूम रह जाते हैं उस सुविधा से या उस सहूलियत से। तो आज मैं ये सब क्लियर करने वाला हूँ। लास्ट में जो मैं हज के दौरान या पूरे जो सफ़र के दौरान क्या क्या गलतियाँ करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर बात करूँगा। तो सबसे पहले जो मैं बात शुरू करना चाहता हूँ वो होता है घर से। जब आप घर से सामान पैक करें तो वो कैसे पैक करें, उससे पहले ज़रूरी है आपके पास जो टिकट आएगा। टिकट में क्या, हर एयरलाइंस का अलग रूल होता है। किसी एयरलाइंस पे अलग केजी अलाउ होता है, किसी पे अलग। तो सबसे पहले आप अपना एयरलाइंस चेक करें। जैसे सऊदी एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो उस पर 46 किलो जो है चेक इन बैग में अलाउ होता है और 7 किलो हैंड बैगेज में। चेक इन बैग वो होता है जो आपके साथ नहीं जाता, फ्लाइट के नीचे जाता है, उसे मैं बड़ा बैग कहूँगा आसान लफ्ज़ों में, तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। और हैंड बैगेज जो होता है वो छोटा बैग होता है, वो आपके साथ फ्लाइट में अंदर जाता है, तो उसे मैं छोटा बैग के बात करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो अगर मैं सऊदी एयरलाइंस की बात करूँ तो उसमें 46 किलो अलाउ होता है चेक इन बैग में, 7 किलो हैंड बैगेज में, छोटे बैग में। इसके अलावा एयर इंडिया की अगर बात करें तो उसमें 35 किलो होता है, 7 किलो छोटा बैग में ले जा सकते हैं। इंडिगो की बात करें तो उसमें 25 किलो होता है और 7 किलो हाथ में अलाउ होता है छोटे बैग में। तो ये आपके टिकट के ऊपर है। जब आपके पास टिकट आए तो आप उसमें देख लीजिए कितने किलो अलाउ है, क्योंकि जिस एयरलाइन से आप जाएंगे इंशाल्लाह उसी एयरलाइन से आपका वापसी भी होगा। तो आप जब भी सामान पैक करें तो उतना केजी उसी हिसाब से पैक करें, ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा होने से क्या फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे एयरपोर्ट पे एयरलाइंस कर लेती है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, सामान निकाल के फेंकना पड़ सकता है, बहुत परेशानी आती है। तो सबसे पहले जो सामान पैक करने की बात आती है तो बेहतर तो ये होगा, जो अगर आपका हाजी या हज्जन जा रहा है, अगर बुज़ुर्ग भी हैं तो उनके सामने ही सामान पैक करें, ताकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बैग में क्या क्या रखा जा रहा है और कौन सा सामान किधर रखा है। कई बार होता है कि हाजी को पता ही नहीं उनके बैग में क्या क्या है, किधर है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो 2 तरीके के बैग होते हैं, एक छोटा बैग, एक बड़ा बैग। बड़ा बैग जो चेक इन में जाता है, तो हर एयरलाइन जो होती है जो केजी है, जितना किलो अलाउ है, उसमें 2 बैग अलाउ करती है कि 2 बैग आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अब बहुत से हाजी क्या करते हैं, एक बैग ले जाते हैं इधर से, उधर से दूसरे बैग ना ला के वो कार्टून बना लेते हैं या खजूर का जो है वो एक पैकेट बना लेते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो इधर से 2 ट्रॉली बैग ले जाएं अपने, या इधर से एक ले जाएं, उधर से एक कार्टून बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी एक इल्तिजा है कि अगर आप ट्रॉली बैग लेके जा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कीमती हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि आपके पीछे जब एयरलाइंस हैंडल करती है आपके चेक इन बैग को तो वो कई बार उठा के फेंकती भी है, गिरता भी है। तो अगर थोड़ा सस्ता वाला आप लेते हैं तो उसका व्हील वगैरह टूट जाते हैं, हैंडल टूट जाते हैं, तो बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है हाजी के लिए। फिर हाजी उसे कैरी नहीं कर पाता, इधर से उधर में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, लेकिन ठीक ठाक क्वालिटी का बैग हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आज बात पैकिंग की, तो एक मसला और आता है उसमें कि राशन। हज का क्या 40 दिन का सफ़र होता है, तो बहुत से हाजी लोग अपने साथ राशन लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत से हाजी लोगों को वहाँ का खाना पसंद नहीं आता, तेज़ मिर्च मसालों का होता है या रोटी तंदूरी होती है, बड़ी होती है, तो वो भी मसला नहीं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आपको जो राशन है वो 40 किलो का नहीं ले जाना है।
आपको जो राशन ले जाना है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि आप इंशाल्लाह 8 दिन वहाँ मदीने में गुजारेंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मदीने में खाना बनाने की कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा नहीं होती, कोई सहूलियत नहीं होती। वहाँ आपको बाहर से लेके ही खाना है होटल में। इसके अलावा 5 दिन जो मेन हज होता है तो वहाँ पे वो आपको मोहल्ले में आपको खाना देगा, तो वहाँ भी आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कुल अगर आप 25 दिन का राशन लेके जाते हैं तो वो राशन बहुत ज़्यादा सही रहेगा। 25 दिन के हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से राशन ले जा सकते हैं। और अगर नहीं ले जाना चाहते वो आपकी मर्ज़ी है, आप होटल पे भी खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंडियन जो हाजी हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, तो वो राशन लेके जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ कि बैग में क्या रखना है, कैसे रखना है। आपका हर सामान जाएगा, ऐसा कोई सामान नहीं है जो अलाउ नहीं है आपके। लेकिन मसला ये आ जाता है, जो सामान जिस बैग में जाना चाहिए वो दूसरे बैग में आ जाता है, तो वो निकाल के सिक्योरिटी फेंक देती है, फिर आपको नुकसान भी होता है, परेशानी होती है। तो मैं छोटा बैग और बड़ा बैग कह के बात करूँगा। बड़े बैग का मतलब चेक इन बैग जो आपके लगेज में जाएगा, और छोटा बैग जो आपके साथ केबिन में जाएगा। सबसे पहले मैं बड़े बैग की बात करता हूँ, उसमें क्या चीज़ अलाउ नहीं है। बड़े बैग में आप लाइटर ना लेके जाएं। अगर आप सिगरेट या बीड़ी के शौकीन हैं तो लाइटर बड़े बैग में नहीं जाता है। इसके अलावा पावर बैंक नहीं जाएगा आपका किसी भी हाल में। इसके अलावा बैटरी का अगर कोई और सामान है तो वो भी नहीं जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें बड़े बैग में ध्यान रखें। अब लिस्ट की बात करूँ तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें भी नहीं जाती, उसमें भी, लेकिन मैं उन्हीं चीज़ों की बात करूँगा जो हज के दौरान ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे पिस्टल भी नहीं जाती, लेकिन पिस्टल का कोई काम भी नहीं है हज में, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। तो मैं ऐसी चीज़ें के बारे में बताऊँगा जो हज में लोग ले जाते हैं या हज में ज़रूरत पड़ती है। तो बड़े बैग में जो है आपको पावर बैंक नहीं रखना है, बैटरी का कोई सामान नहीं रखना है, लाइटर नहीं रखना है। ठीक है, ई सिगरेट वगैरह भी नहीं जाती उसमें। अब आता है छोटे बैग। तो छोटे बैग में अगर जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आप उसी हिसाब से चलेंगे, इंशाल्लाह एक भी सामान आपका नहीं निकलेगा। छोटे बैग में आप क्या क्या रख सकते हैं अपना छोटा बैग, जैसे एक एहराम रख लीजिए। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, बहुत से हाजी लोग क्या करते हैं, घर से एहराम पहन के जाते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि अगर वो घर से एहराम ना पहने तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आप घर से निकलेंगे, बैगेज उठाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, बहुत सारे वो हैं, तो उसमें दिक्कत हो सकती है एहराम में। तो बेहतर ये रहेगा कि सारे काम करने के बाद आप एयरपोर्ट पे अंदर एहराम बदलें। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि एहराम घर से ना पहने तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो छोटे बैग में आपको क्या क्या रखना है, एक एहराम रख लीजिए। एहराम की बेल्ट आती है तो एक बेल्ट रख लीजिए। बेल्ट इस नियत से ख़रीदना या लगाना कि मुझे इसमें पैसे या मोबाइल रखना है। हालांकि उसका काम एहराम को रोकना ही होता है, लेकिन आपकी नियत ये होनी चाहिए मुझे इसमें पैसे रखना है, मोबाइल रखना है। ठीक है, इसके बाद एक शू बैग आता है छोटा सा, जो आपके पीछे कंधे पे लगा लिया जाता है। क्या होता है, जब आप तवाफ़ करते हैं तो तवाफ़ के नंगे पैर किया जाता है, तो आपकी चप्पल जो होती हैं, स्लीपर जो होती हैं, वो आप उस बैग में रखकर वो पीछे टांग सकते हैं। तो वो शू बैग बहुत ज़रूरी है, तो वो रखना निहायत ही ज़रूरी है, तो रख लीजिए उसे, वो छोटे बैग में रख लीजिए। इसके अलावा 7 दानों की तस्बीह आती है, वो रख लीजिए। आपके 1-2 जोड़ी कपड़े रख लीजिए उसमें छोटे बैग में। पावर बैंक रख लीजिए अगर ज़रूरत है आपको। आपकी ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो रख लीजिए। पानी की छोटी बोतल रख लीजिए। अब यहाँ में पानी की बोतल से कई बार क्या होता है, हाजी लोग 2-2 लीटर की बोतल पानी के लिए जाते हैं, तो इतना पानी अलाउ नहीं होता। क्या अलाउ होता है वो नहीं होता, वो मैं आगे बताऊंगा। तो पानी की छोटी से छोटी बोतल रख लीजिए, इंशाल्लाह वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। एयरपोर्ट पर बहुत जगह पानी होता है, आप ख़रीद भी सकते हैं, फ्री में भी ले सकते हैं। फ़्लाइट में भी आपको पानी फ्री मिलता है, और जहाँ पहुँचेंगे वहाँ भी पानी की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ेंगे। आप छोटी बोतल रख लीजिए, आधा लीटर की, 200 ml की, तो कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा है क्या, उसमें थोड़ा बहुत खाने का अगर आपको सामान रखना है तो रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे बिस्किट, नमकीन होती है किसी को आदत, तो कोई दिक्कत नहीं है। टोपी, रुमाल, बड़ी तस्बीह, इस तरह का सामान रख लीजिए। इसके अलावा जितना सामान है, अगर आप वो सब बड़े बैग में डालेंगे तो आपका कोई भी सामान नहीं निकलेगा एयरपोर्ट पे। ठीक है, तो बड़े, अब मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या सामान छोटे बैग में नहीं जाता, जो लोग गलती से रख लेते हैं। जैसे चाकू है, फ्रूट काटने, सब्जी काटने के लिए सब ले जाते हैं, ले जाइए, लेकिन वो छोटे बैग में नहीं जाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इनके सामान के अलावा सारा सामान आप बड़े बैग में डालिए, तो आपका सारा सामान जाएगा। चाकू नहीं जाता, कैंची नहीं जाती। अच्छा, एक बड़ा मसला ये है कि सब हाजियों को पता है कि वहाँ कैंची की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से जो हमारी हज्जन होती हैं, उन्हें उम्रा के बाद या हज के बाद कैंची से अपने बाल थोड़े से काटने पड़ते हैं। कैंची लेके जानी है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि वो छोटे बैग में नहीं जाती है, वो बड़े बैग में जाती है। तो उसे बराए मेहरबानी बड़े वाले बैग में डालिए। इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि कई बार क्या होता है, हाजी लोग छोटी कैंची जो होती है वो अपने छोटे बैग में रख लेते हैं अपने साथ, फिर उसे छुपा के रखते हैं। कई बार साबुन में घुसा दी या कार्बन लपेट दिया कि दिखेगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। इतने अच्छे काम के लिए जा रहे हैं आप माशाल्लाह,
तो वहाँ ये चोरी इस तरह से अच्छी जायज़ नहीं है। आप धोखा दे रहे हैं कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को, जो कानून है उसे नहीं मानना है। तो मेरी इल्तिजा है कि कैंची नहीं जाएगी उसमें, बड़े बैग में डाल दीजिए। बड़े बैग में क्या है, ऊपर की तरफ डाल दीजिए, ताकि आपका जब सामान वहाँ पहुँच कर मिले तो तुरंत पहले कैंची निकाल के आप उम्रा करने चले जाएँ। इसके अलावा जो है किसी भी तरह का मसाला नहीं जाता। और सबसे ज़रूरी बात, जो लिक्विड आइटम होता है ना, LAG बोलते हैं हम लोग उसे, जैसे लिक्विड, एरोसेल और जेल। लिक्विड में क्या, कोई भी तेल, पानी 100 ml से ज़्यादा एयरपोर्ट पे अलाउ नहीं है। किसी भी तरह का बहने का सामान जो बहता है जिस तरह से, वो अलाउ नहीं है। अब आता है जेल, एरोसेल आता है, जैसे स्प्रे होता है, उसमें कई बार आप स्प्रे रखते हैं, डीओ स्प्रे जो भी है, तो ये 100 ml से ज़्यादा ये भी नहीं जाता है। फिर जेल भी नहीं जाता, क्रीम है आपकी, टूथपेस्ट है, ये कुछ भी 100 ml से ज़्यादा नहीं जाता है। 100 ml का जो मैं बता रहा हूँ, ये छोटे बैग में नहीं जाता, लेकिन बड़े बैग में आप ले जा सकते हैं। आपका तेल है, स्प्रे है, कोई क्रीम है, तो बड़े बैग में रख के ले जा सकते हैं, लेकिन ये छोटे बैग में बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो इसका ध्यान रखें कि ये नहीं जाए। अच्छा, नेल कटर है, अगर नेल कटर में आपके चाकू है छोटा सा या ओपनर है, तो वो नेल कटर भी अलाउ नहीं है। अगर नेल कटर केवल नेल कटर है, उसके साथ कोई चाकू अटैच नहीं है, तो वो नेल कटर आपका अलाउ होगा। इसके बाद टेप भी नहीं जाता छोटे बैग में। अक्सर हाजी क्या करते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचे, अपना बैग पैक किया और टेप जो है छोटे वाले बैग में डाल दिया, क्योंकि बड़ा वाला तो पैक हो गया, उसमें तो जा नहीं सकता, तो वो छोटे बैग में डाल देते हैं। तो उसे छोटे बैग में नहीं डालना। आपके साथ कोई अगर आया है तो उसे वहीं दे दें, क्योंकि सेलो टेप अलाउ नहीं है छोटे बैग में। ठीक है, ये हो गया जो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर इस तरीके से आप चलेंगे। तो इसके बाद जो है, सबसे पहले मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आपकी फ़्लाइट के 4 घंटे पहले कम से कम आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं। वो इसलिए, जैसे मान लीजिए 12 बजे आपकी फ़्लाइट है, दिन के या रात के किसी भी टाइम 12 बजे है, तो 12 बजे तो उसका फ़्लाइट का उड़ने का टाइम है, ये नहीं आपके बैठने का टाइम है। 12 बजे वो फ़्लाइट उड़ जाएगी। अब उससे पहले जो ये 3-4 घंटे, इसमें आपको बहुत सारे काम करने हैं। गेट पे चेक कराना है, फिर बैग जमा कराना है, फिर इमिग्रेशन भी करना है, फिर सिक्योरिटी करनी है, फिर एहराम बदलना है, नियत करनी है, नमाज़ पढ़नी है। तो ये काम सारे सुकून से हो जाएं, इसलिए आप एयरपोर्ट पे 3 से 4 घंटे कम से कम पहले पहुंच जाएं। अगर रास्ते में आपके जाम लगता है या दूर है तो उसी हिसाब से चलें, ताकि ज़्यादा दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब घर से निकलें, तो अब जब आपका सामान पैक हो जाए, तो उसमें 1-2 चीज़ ये कर सकते हैं कि एक तो सामान के लिए जो बैग होते हैं बड़े वाले, उनको पैक करने के लिए एक पॉलीथीन पिन्नी आती है, रैपिंग रोल बोलते हैं। अगर आप वो एयरपोर्ट पे करते हैं तो काफ़ी महंगा भी होता है, कई बार 400, 500, 600 रुपये तक लेते हैं। और अगर आप बाज़ार से वो रैपिंग रोल ले लेंगे तो 100 रुपये का आ जाएगा, और माशाल्लाह उससे 3-4 बैग पैक कर सकते हैं। वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो हिफाजत के लिए होता है, ताकि बैग गंदे ना हो या कोई चोरी वगैरह या गिर के फट के सामान ना गिरे। तो कर भी सकते हैं, नहीं भी, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो होता है, आप बैगेज पे अपने नाम, पता, पहचान वाला सिस्टम ज़रूर करें। वो इसलिए, जब आपसे बैग हज कमेटी ले लेगी वहाँ एयरपोर्ट पे, तो वो अपना टैग लगाती है, लेकिन कई बार क्या, वो प्लास्टिक का टैग होता है, टूट जाता है। तो ज़रूरी है कि आप अपना एक कोई टैग लगा दें। कई बार लोग क्या करते हैं, उस पर पेंट से भी लिखवा लेते हैं, कई बार मार्कर से लिखते हैं, कई बार पेपर पे लिख के लगा के उसे टेप रोल, वो आपका मसला है किस तरीके से, लेकिन उसमें पहचान बना के रखनी है, अपने नाम, पता और कवर नंबर ख़ास तौर से, क्योंकि आपकी पहचान जो है वो कवर नंबर से है। तो अगर कवर नंबर आपने लिखा है तो इंशाल्लाह आपका बैग अगर कहीं मिसप्लेस होता है, कहीं खोता है, रहता है, तो वो आप तक पहुंच जाएगा। होता क्या है, आपने बैग पे कुछ लगाया नहीं, हज कमेटी का जो टैग था वो भी टूट गया। अब वो बैग किसी को मिलता है, अगर कोई पहुंचाना चाहे तो कहाँ पहुंचाए, कोई उस पर निशानी है नहीं। तो बैग पे अपनी बराए मेहरबानी निशानी बना के रखें, कुछ लिख लें, किसी भी तरीके से बनाए, वो आपका मसला है। बहुत से लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो सबसे पहले जैसे गाड़ी से उतरें और कोशिश करें कम से कम लोग ले जाने की, क्योंकि काफ़ी लोग लेके जाते हैं वैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़, लेकिन ऐसा ना हो तो बेहतर रहेगा। ज़रूरी 1-2 लोग घर के जा सकते हैं। इसके बाद जैसे एयरपोर्ट पर उतरें, वहाँ ट्रॉली होगी, आप ट्रॉली ले लें, अपना सामान उसमें रखें और अपना पासपोर्ट और टिकट वो निकाल लें, क्योंकि गेट पर जो होता है सबसे पहले टिकट चेक होता है आपका, टिकट और पासपोर्ट से मैच होता है। बस वहाँ 2 डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं आपके। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारे माशरे में ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें ध्यान नहीं रहता है, पता नहीं होता, वो लाइन फॉलो नहीं करते। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ हर जगह लाइन फॉलो होती है, मतलब आपको लाइन में लगना पड़ेगा, कट नहीं करना, भाग दौड़ नहीं करनी। तो जो भी काम होगा सारे काम लाइन से होंगे। तो एयरपोर्ट के गेट पर जब पहुँचे वहाँ लाइन लगी होगी, 2, 4, 5, 10 आदमी हो सकते हैं, कई बार ज़्यादा भी भीड़ होती है। तो जो टाइम से पहले आएंगे तो इंशाल्लाह अगर भीड़ भी है तो आपको परेशानी का सबब नहीं बनेगा। टाइम कम होगा तो आप हबड़ा दबड़ी होगी,
कि क्या करें कैसे करें, लेट हो जाएंगे, तो इसलिए टाइम से आएँ सबसे पहली चीज़। तो गेट पे जो है वहाँ जो सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा करने वाला हमारा CISF का बल सदस्य होता है जो पूरे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखते हैं, तो उन्हें अपना पासपोर्ट और टिकट चेक करा दीजिए और अंदर एंट्री कर जाइए, ठीक है। इसके बाद वो ट्रॉली लेके आप अपनी एयरलाइंस के काउंटर पर जाएंगे। आपकी जो भी दीगर एयरलाइंस है, सऊदी है, एयर इंडिया है, तो उसी एयरलाइंस के काउंटर पे जाना है। ये नहीं कि आपकी सऊदी का टिकट है और आप खड़े हो गए इंडिगो में, तो 1 घंटा लाइन में या आधा घंटा लाइन में खड़े रहेंगे और पता चलेगा कि आपको नहीं, इस पे नहीं है, आपका उसमें जाना है। तो जो आपकी एयरलाइंस का टिकट हो, आप उसी एयरलाइंस के काउंटर पर जाएँ। वहाँ आपके बैग चेक इन हो जाएंगे। चेक इन मतलब वो आप बैग आपसे ले लेंगे वहाँ पर, और उसके बदले में आपको पासपोर्ट चेक करेंगे, आपका वीज़ा चेक करेंगे वहाँ पर, और आपको बोर्डिंग पास दे देंगे। बोर्डिंग पास क्या होता है? एक छोटा सा कार्ड होता है, उस पर आपकी सारी जानकारी होती है, आपका नाम, आपका फ़्लाइट नंबर, आपके फ़्लाइट का उड़ने का टाइम, आपकी सीट नंबर, आपका गेट नंबर है, किस गेट से आप फ्लाइट में बैठेंगे। तो वो बोर्डिंग कार्ड ये बोर्डिंग कार्ड इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसे बोर्डिंग कार्ड ही बोलते हैं, तो आप लोग भी याद रख लिए, आगे चल के बोर्डिंग कार्ड का बहुत इस्तेमाल होगा। तो इसके बाद क्या होता है, अगर आपके 2 बैग दिए हैं आपने मान लो चेक इन में, तो वो आपको बोर्डिंग कार्ड के पीछे 2 टैग लगा के देगा, बैगेज टैग बोलते हैं उसे। वो एक तरह से रसीद होती है कि आपने 2 बैग दिए और उन्होंने आपको बदले में रसीद दे दी। वो इन फ्यूचर मतलब आगे चल के अगर बैग में कोई दिक्कत आती है, खोता है, मिसप्लेस होता है, तो वो बैगेज टैग जो है वो काम करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप 2 बैग दे रहे हैं तो 2 बैगेज टैग मिलेंगे आपको। 4 कर रहे हैं, 2 हाजी हैं जैसे, तो आपको 4 बैगेज टैग मिलेंगे। वो बैगेज टैग संभाल के रखना है। इसके बाद बाहर आ जाइए लाइन से, आपके बड़े बैग दे दिए। बैगेज देने के बाद आप इमिग्रेशन की तरफ चलेंगे। इमिग्रेशन में क्या होता है, वो पासपोर्ट चेक करते हैं आपका। तो अगर मैं बात करूँ मुंबई की, तो मुंबई में क्या होता है, इमिग्रेशन जो है वो बाद में है, सिक्योरिटी पहले है। लेकिन बाकी इसके अलावा जो इंडिया में हमारे जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो मोस्टली क्या होता है, इमिग्रेशन पहले होता है। तो मैं उसी हिसाब से बात करूँ कि इमिग्रेशन में चलते हैं पहले। तो इमिग्रेशन में आपका जो है पासपोर्ट और वीज़ा चेक किया जाता है। आपसे तो 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या काम करते हैं, वो कोई मसला इतना भारी नहीं है। तो पासपोर्ट में वो चेक करने के बाद आपको वीज़ा चेक करेंगे ऑनलाइन, उसके बाद वो पासपोर्ट पे आपके स्टाम्प लगा के देंगे और आपके बोर्डिंग पास पे भी स्टाम्प लगा के देंगे। ये वही बोर्डिंग पास है जो आपको एयरलाइन से कार्ड मिला था। तो उन दोनों चीज़ों को संभाल के रखिएगा। आप इमिग्रेशन में लाइन हो सकती है लंबी, कोई मसला नहीं है, तो इंतज़ार करिए अपनी लाइन का। ये नहीं लाइन तोड़ के जाना है या शॉर्टकट मारना है, इंशाल्लाह दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए टाइम से पहले आने के लिए बोला था। इमिग्रेशन के पार करने के बाद आप आते हैं सबसे ज़रूरी अपने सुरक्षा की तरफ। उसमें क्या होता है, CISF जो है वो लगभग सारे एयरपोर्टों पे सुरक्षा जांच करती है। तो बहुत अच्छी फोर्स है अपने आप में, और उसे सब पता है कि किससे कैसा बिहेव करना है, किससे क्या सामान लेना है, नियम की जानकारी है। तो सिक्योरिटी में जब आप जाएंगे तो वहाँ मशीनें होती हैं अलग अलग आपको चेक करने के लिए। तो वहाँ ट्रे भी रखी होंगी, तो आप 1-2 ट्रे ले लें, अपना बैग जो है वो मशीन में डाल दें। और आपसे उम्मीद की जाती है कि आपका पास जितना सामान है कपड़ों के अलावा, और हाथ में आपके बोर्डिंग पास रहेगा या पासपोर्ट रहेगा, इसके अलावा आपके पास जितना सामान है वो सब ट्रे के थ्रू पास कर दें मशीन से। जैसे मोबाइल हो गया, बेल्ट पहन रखी है तो बेल्ट है, क्या है वो आराम बेल्ट पहन रखी हो आपने। इसके अलावा आपका बटुआ हो गया, पर्स हो गया। अगर बटुए की बात करूँ तो मैं हज्जनों की बात करता हूँ। लेडी हज्जन जो होती हैं, कई बार वो बटुआ रखती हैं अपने पास, तो उसे निकाल के वो ट्रे में डाल दें तो ठीक है। इसके अलावा आपके बैग में अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल है, तो वो भी ट्रे में डाल के अलग से सेपरेट रख दें, और वो मशीन से जाएगा। और आप जो हैं वो जाएंगे चेकिंग के लिए, अपनी फ्रिस्किंग बोलते हैं उसे, हाथ से चेक किया जाता है आपको मशीन के द्वारा। तो औरतों के लिए अलग लाइन होती है और आदमियों के लिए अलग होती है। तो जो औरतें हैं, हज्जन जो हैं, वो औरतों वाली लाइन में खड़े होंगे, और जो हाजी हैं, मर्द हजरात हैं, वो अपने आदमी की लाइन में खड़े होंगे। वहाँ देखना गेट बना हुआ, गेट से पहले एक पीली लाइन होती है, उस पीली लाइन पे खड़े हो जाइए और एक एक करके जाना है। ये नहीं आप पूरी की पूरी लाइन अंदर घुस गई। अब जब आप अंदर जाएंगे तो लेडीज़ को लेडीज़ चेक करती है, औरत को औरत चेक करेगी, आदमी को आदमी चेक करेगा। तो वो आपकी तलाशी लेगा कि आपके पास कोई ऐसा सामान तो नहीं है जिससे आप अंदर किसी तरह का ख़तरा पैदा कर सकें। तो वो आपकी ज़रूरत के लिए ही होता है, आपकी सुरक्षा के लिए होता है, ताकि दिक्कत ना हो। तो अच्छे से चेक कराइए वहाँ, उन्हें पूरा कोऑपरेट करिए उन्हें, और फिर चेक कराने के बाद बाहर आइए। उसके बाद जब आपका सामान मशीन से आएगा, तो कई बार आप सिक्योरिटी वालों को जो होता है डाउट होता है कुछ, तो अगर आपने बैग मेरे हिसाब से पैक किया जैसे मैंने बताया, तो इंशाल्लाह आपका कोई बैग में कोई सामान ऐसा नहीं रहेगा जो परेशान करे आपको, और पूरा क्लियर हो जाएगा एक ही बार में।
अगर आपने कुछ ऐसा सामान वहाँ रखा है उस बैग में जो अलाउ नहीं है, तो वो सिक्योरिटी आपको रोकेगी, निकालेगी, आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा, परेशानी भी होगी। तो इसलिए छोटे बैग में वो सामान ना रखें जो अलाउ नहीं है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अपना सामान लीजिए, ट्रे में जो आपने सामान डाला था वो सारा सामान लीजिए, वहाँ सामान नहीं छोड़ना है। जल्दबाजी में सामान छोड़ के कई बार लोग चले जाते हैं, अपनी घड़ी छोड़ गए या अपना मोबाइल छोड़ गए। तो ये ध्यान रखना है कि अपना सारा सामान लेके ही वहाँ से जाना है। अब क्या, जब आप सिक्योरिटी करा के आप सबसे पहले अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या होता है, एक प्रेयर रूम बना होता है, एक कमरा होता है, वो सब लोगों के लिए होता है कि आदमी अपनी इबादत कर सके, हिंदू भी मुस्लिम भी। तो उसे मस्जिद तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो मस्जिद जैसा ही काम करता है। उसके पास में वॉशरूम भी होता है, तो आप अपना सबसे पहले वहाँ जाएँ, वज़ू करें, एहराम बदलें, अपनी नफिल नमाज़ पढ़ें और आप यहाँ अपनी नियत कर सकते हैं उम्रा की या हज की। ठीक है, यहाँ से नियत इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अब आपका कोई काम इतना ख़ास नहीं रहा, बस आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है फ़्लाइट का, अपनी फ़्लाइट में बैठ जाएंगे और आपका सफ़र शुरू हो जाएगा। इसके बाद में एक बात यह है, ये जो एहराम वाला मसला है ये केवल उन्हीं हाजियों के लिए है जो जिनकी फ़्लाइट जेद्दा जा रही है, जो पहले मक्का में मकाम करेंगे, तो वो हाजी जो है एयरपोर्ट से एहराम बदल के जाएं। जिन हाजियों की फ़्लाइट पहले मदीना जाएगी, जो पहले मदीना में मकाम करेंगे, उन्हें एहराम पहनने की एयरपोर्ट पे ज़रूरत नहीं है। वो सीधा अपने नॉर्मल कपड़ों में सीधा मदीना जाएं। मदीना से वो जब हाजी लोग मक्का आएंगे 8 दिन के बाद या 9 दिन के बाद, तब वो एहराम पहनेंगे और अपने उम्रा की नियत करेंगे। तो ये बात, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो एयरपोर्ट से केवल उन्हीं हाजी लोगों को एहराम बदलना है या नियत करनी है और नफिल नमाज़ पढ़नी है जो जेद्दा जा रहे हैं, जो मक्का पहले रुकेंगे जिनकी। इसके बाद क्या होता है कि अगर आप फ़्लाइट में बैठ जाते हैं, तो बहुत से लोग फ़्लाइट में बैठने के बाद नियत करते हैं, तो वो भी कोई मसला नहीं है। फ़्लाइट में एक बात का ध्यान रखना है, फ़्लाइट में आपको इंशाल्लाह खाना भी दिया जाता है कई बार। तो जो खाना खाएं वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो आपके एहराम पे या आपके पड़ोस में जो कोई बैठा है उसके एहराम पे ना गिर जाए, क्योंकि एहराम पे फिर दाग लग जाता है, वो बड़ा अजीब सा लगता है, बुरा लगता है। तो खाने के टाइम पे अपना ध्यान रखें, एहतियात से खाएं और उसके बाद आप नियत कर सकते हैं। हालांकि सऊदी एयरलाइंस में एक चीज़ और होती है कि जब मिकात पॉइंट आता है जहाँ से आपको नियत करना चाहिए, उसका अनाउंसमेंट भी होता है, लेकिन उसमें मसला ये है कि आप हो सकता है सो जाएं या आपको ध्यान न रहे अनाउंसमेंट का। तो सबसे बेहतर तो यही है कि आप एयरपोर्ट पर नियत कर लें या फिर फ़्लाइट के अंदर जब बैठें, आपकी फ़्लाइट टेक ऑफ हो जाए तो वहाँ से नियत कर लें। ठीक है, अब इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एयरपोर्ट पे क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, क्या क्या सहूलियतें मिलती हैं जो हम लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो एयरपोर्ट पे जब आप पहुँचते हैं तो जैसे ट्रॉली, तो मैंने बताया था, आप ट्रॉली ले सकते हैं अपने सामान के लिए। अब हाजी लोगों को कई बार पता नहीं होता, वो सामान अपने हाथ से उठाए फिरते हैं या अपने हाथ से खींचते हैं, तो ट्रॉली मिलती है, ट्रॉली से आप सामान कहीं भी ले जा सकते हैं अंदर। और इसके बाद जो होता है, इसके अलावा वहाँ स्ट्रोलर की भी फैसिलिटी होती है। अगर कोई उम्रा करने जा रहा है, हज में तो नहीं ले जाते बच्चों को नॉर्मली, लेकिन अगर उम्रा करने जा रहा है, उनके साथ छोटे बच्चे हैं जो चलने फिरने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं या गोदी में, तो उनके लिए एयरपोर्ट पे स्ट्रोलर भी फ्री मिलता है। आप एयरपोर्ट ऑपरेटर या किसी से पूछ सकते हैं कि स्ट्रोलर कहाँ मिलेंगे, बच्चों के लिए स्ट्रोलर भी मिलता है। इसके अलावा पानी के वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कई सारे पानी के पॉइंट होते हैं, आप कहीं से पानी भर सकते हैं, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपकी अगर तबीयत ख़राब हो रही है या कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप मेडिकल के लिए भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोलेंगे, स्टाफ को, सिक्योरिटी स्टाफ को या एयरलाइंस स्टाफ को, तो आपका मेडिकल के लिए डॉक्टर भी आ जाएगा। तो इसलिए दवाई की कोई दिक्कत नहीं है, आपको महसूस हो रहा है ज़रूरत, तो बिल्कुल कॉल करिएगा। इसके अलावा जैसे अभी मैंने बताया, प्रेयर रूम भी होता है। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ बच्चों के डायपर बदलने की और फीडिंग, छोटे बच्चों के लिए फीडिंग की भी जो है सहूलियत दी जाती है, अलग कमरा होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में या अनजाने में या हाजी लोग जो होते हैं अपना सामान छोड़ जाते हैं सिक्योरिटी में या एयरपोर्ट को और किसी हिस्से में, तो ऐसा सामान जो होता है वो एयरपोर्ट पे जमा हो जाता है। ठीक है, तो आप हज के बाद या आपका कोई रिश्तेदार यहाँ से या आपका कोई घर वाला, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करने के बाद आप अपना सामान वापस ले सकते हैं। ये ना समझे कि एयरपोर्ट पे सामान छूट गया तो अब छूट गया, ख़त्म हो गया। एयरपोर्ट पे अगर आप एक छोटा सा पेन भी आपका इंशाल्लाह छूटेगा तो वो भी जमा होता है, तो अगर कोई सामान गलती से छूट जाए तो उसे वापस आके या ले सकते हैं आप। और सबसे ज़रूरी बात, एयरपोर्ट में अपना सामान कभी भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि वो ख़तरा समझा जा सकता है और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी सामान है वो आप अपने साथ रखें, अपने पास रखें, उसे अकेला ना छोड़ें। और एयरपोर्ट पे कोई सामान आपको उठाना नहीं है। अगर कोई आपको लगता है कि इसका कोई वारिस नहीं है, ये बहुत देर से रखा है, तो सिक्योरिटी जो स्टाफ होता है उसे बता दें।
और जब सिक्योरिटी करा रहे हैं तो अपना बैग अपने आप पहचान के लेके जाएं, अनजाने में दूसरे का बैग ना लें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपकी गलत इंटेंशन हो जाएगी कि चोरी तो नहीं कर रहा था। तो अपना बैग अच्छे से पहचान लें। कई बार क्या होता है, हाजी और हज्जन छोटा बैग होता है, उम्रा पे जैसे जाते हैं तो टूर ऑपरेटर क्या होता है, सारे बैग एक से दे देता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। एक हाजी दूसरे हाजी का बैग ले जाता है, दूसरा हाजी पहले वाले का। तो इसलिए अगर इस तरह से एक ही तरह का बैग हो तो उस पर भी अपनी कोई पहचान बना लें, क्या बैगेज टैग लगा लें, कोई धागा बांध लें, वो आपकी मर्जी है किस तरह अपनी पहचान बना लें, नाम लिख लें, मार्कर से लिख लें, ठीक है। तो और कैमरे में ये ध्यान रखना, एयरपोर्ट पर कई हज़ार कैमरे लगे होते हैं, तो आपकी एक एक हरकत नोट की जाती है। तो इसलिए जाने अनजाने में कोई गलती ना हो इस टाइप की जो आपको गलत साबित करे, क्योंकि कैमरे में दिखता है कि आपने इसका सामान उठाया, इसका नहीं उठाया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा जो होता है सिक्योरिटी के बाद जो होता है, कई बार होता है सामान होता है आपके हाथ में, तो उसके बाद भी ट्रॉली की फैसिलिटी मिलती है, आप वहाँ से भी ट्रॉली ले सकते हैं और अपने गेट की तरफ जा सकते हैं। तो अपने गेट के आसपास रहिएगा, क्योंकि जब फ़्लाइट में बिठाना शुरू होता है लगभग 1 घंटा 50 मिनट पहले आपको फ़्लाइट में बिठाना शुरू कर देंगे। तो अपने गेट के आसपास रहिए और जब बिठाना शुरू कर दें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के और सारी नियत पहले ही कर लेनी है, आपको नमाज़ पहले ही पढ़ लेनी है और एहराम में फ़्लाइट के अंदर दाखिल हो जाना है। अब आप जब फ़्लाइट में बैठ गए, फ़्लाइट इंशाल्लाह आपकी उड़ान भरेगी और आपका जो भी वहाँ डेस्टिनेशन है, मदीना है या जेद्दा है, वहाँ लैंड कर जाएगी। अब यहाँ एक मसला ये आता है कि जो यहाँ से इंडिया से लोग हमारे अपने हाजी हज्जन को छोड़ते हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि फ़्लाइट उनकी पहुँच गई और फ़ोन मिलाना चालू कर देते हैं, और 2-4-5 घंटे बाद वो परेशान हो जाते हैं कि कोई खबर नहीं आई, क्या हुआ, कहाँ पहुँचे। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर एक हाजी या एक उम्रा करने जो जाते हैं तो उन्हें 1 दिन 1.5 दिन आराम से लग सकता है कि वहाँ जाके नया सिम लेना है, वो स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, और जाते ही पहले उम्रा करना है, थकान होती है, नींद भी आ जाती है। तो 24 घंटे 36 घंटे हो गए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह वो खैरियत से होंगे वहाँ। तो ये नहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, अपने जानने वालों को फ़ोन करें कि जी पता नहीं उनकी खैर खबर नहीं हो रही। तो 24 घंटे 36 घंटे तक कोई दिक्कत इतनी भारी नहीं है। अगर 2 दिन तक भी ना फ़ोन आए तब आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। और हाजियों का भी ये फ़र्क पड़ता है कि वहाँ पहुँचेंगे, जैसे एयरपोर्ट पे सिम आपका काम नहीं करेगा, लेकिन वहाँ वाईफाई की जो होती है सहूलियत मिलती है हर एयरपोर्ट पे ज़्यादातर। तो उतरते ही कोशिश करें कि आपका मोबाइल अगर वाईफाई से कनेक्ट हो जाए तो व्हाट्सअप कर दें, एक मैसेज दे दें, किसी तरीके से एक आदमी को मैसेज दे दें, ताकि यहाँ जो आपके घर वाले हैं या आपके रिश्तेदार हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि किसी एक को भी मैसेज दे दिया तो वो सबको मैसेज भेज देंगे कि जी सही सलामत पहुँच गए वो। और इसके अलावा वहाँ एयरपोर्ट पर उतरते ही एक मसला और आता है कि सिम लेने का। वहाँ एयरपोर्ट पे स्टार लगे हुए होते हैं तो सिम बेचते हैं वहाँ। सिम तो आपको लेना है इंशाल्लाह, लेकिन कोशिश करें एयरपोर्ट से सिम ना लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि क्या होता है एयरपोर्ट से सिम ले लिया तो वो एकदम चालू नहीं होता, बोलते हैं 2 घंटे बाद होगा या 3 घंटे बाद होगा। उसके बाद आपने एयरपोर्ट से सिम लेके आप चले गए जहाँ आपको जाना है, पहले उम्रा करेंगे मक्का शहर में, तो उसके बाद अगर वो सिम चालू नहीं हुआ तो फिर आप वहाँ किसी उसी अपने फ़ोन कंपनी के पास जाएंगे कि हमारा सिम चालू नहीं हुआ, तो वो कई बार हाथ खड़े कर देते हैं कि जी एयरपोर्ट से ही होगा, यहाँ से नहीं होगा। अब आप दोबारा एयरपोर्ट तो नहीं जा सकते, तो आपको परेशानी भी होगी, आपका पैसा भी ख़राब जाएगा। तो कोशिश ये करें कि एयरपोर्ट से सिम ना लें। सिम जो है जब आप वहाँ पहुँच जाएं, उम्रा कर लें, उसके बाद जो आपका मकाम है, क्या अजीजिया में है या कोई होटल है, तो जो कोशिश करें कि सिम जो लें आप अपने मकाम के आसपास जो रिटेलर है या दुकान है या शॉप है वहीं से सिम लें। तो वो क्या आपका अगर चालू नहीं होता तो आप उसके बाद दोबारा भी जा सकते हैं कि जी मेरा सिम चालू नहीं हुआ, और इंशाल्लाह फिर हो जाएगा, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपका आगे का पूरा हज है, आप हज अच्छे से करिए, उसके अरकान घर से सीख के जाइए, वीडियो देखिए इससे रिलेटेड, ताकि हज में कोई कमी ना रहे। और अपने लिए दुआ मांगे, हमारे लिए दुआ मांगे, मुल्क के लिए दुआ मांगे हमारे, और अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि सऊदी अरब में क्या क्या सहूलियतें मिलती हैं। हमारे जो हिंदुस्तान की हुकूमत है वो वहाँ बहुत सारी सहूलियतें देती है, लेकिन क्या होता है हाजी लोगों को पता नहीं होता और वो उस सहूलियत से महरूम रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको तबीयत ख़राब है, कोई दिक्कत है, तो हज के दौरान भी कई सौ डॉक्टर जाते हैं जो हाजियों की खिदमत के लिए होते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ जाता है, नर्स होती हैं, कंपाउंडर होते हैं, और यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान से दवाइयाँ जाती हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के जो हाजी होते हैं उनको हिंदुस्तानी दवाई सूट करती है, तो वो वहाँ की दवाई पे भरोसा ना करके हिंदुस्तान से दवाइयाँ भेजते हैं। तो अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। वहाँ 4 बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हर बिल्डिंग के आसपास में छोटी मोटी डिस्पेंसरी होती है जहाँ डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल होता है।
तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो कोई परेशानी का मसला नहीं है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं अपना। इसके अलावा एम्बुलेंस की भी फैसिलिटी होती है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो एम्बुलेंस फ़ोन करने पे एम्बुलेंस भी आ जाएगी। इसके बाद एक कंट्रोल रूम का नंबर होता है वहाँ, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो एक कंट्रोल रूम का नंबर वहाँ नोट कर लीजिए। वो हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत ने कंट्रोल रूम खोल रखा है, कोई भी दिक्कत है आप तो उस पर बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपका जो दिक्कत है, जो परेशानी है वो दूर की जाएगी। इसके बाद अगर आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आ रही है, एसी नहीं चल रहा, पानी नहीं आ रहा या और कोई मसला है, तो वो भी आप वहाँ पे पास में एक ऑफ़िस होता है, हर बिल्डिंग के आसपास एक ना एक कोई ऑफ़िस होगा जो हिंदुस्तान की हुकूमत ने बनाया गया है। तो उस ऑफ़िस में जाके आप बताइए, आपका मसले का हल निकाला जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद एक जो होता है हज ऐप भी लॉन्च की है भारत सरकार ने हमारी, उस हज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारी फैसिलिटी है कि आपका कवर नंबर से आपका लोकेशन है या और बहुत सारी मालूमात हैं। अगर आप थोड़ा सा मोबाइल चलाना जानते हैं तो वो हज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद वहाँ हमारे करीब 200 से ज़्यादा हज ऑफिशियल जाते हैं, स्टाफ जाता है जो पैरामिलिट्री के मेंबर होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के मेंबर होते हैं, तो वो आपकी मदद के लिए जा रहे हैं वहाँ। तो अगर आप वहाँ किसी इंडियन का, उनकी पहचान होती है ज़्यादातर कि वो इंडिया का कैप लगा के रखते हैं या उनके पास साइड बैग होता है, उस पर भी लिखा होता है हज ऑफिशियल। तो अगर ऐसे किसी ऑफिशियल को देखें तो उनसे आप किसी भी तरीके की मदद के लिए बोल सकते हैं, आपकी इंशाल्लाह मदद की जाएगी। तो वो सब हमारी हिंदुस्तान की सरकार ही भेजती है वहाँ पे। इसके बाद सारी बिल्डिंगों में क्या होता है, वाईफाई मिलता है वहाँ, तो जाते ही आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं या अपना सिम लें तो कोशिश करें कि बिल्डिंग में जो है वाईफाई का यूज़ करें। सिम में जो नेट मिलता है या जो कॉलिंग होती है वो बाहर यूज़ करें, बाहर की तरफ हरम जाएं या कहीं और जाएं तब इस्तेमाल करें बाज़ार में, तो बेहतर रहेगा। वरना वहाँ के रिचार्ज थोड़ा महंगा होता है, तो आप रिचार्ज ख़त्म जल्दी हो जाएगा, तो वाईफाई का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक मसला और होता है कि जो बुज़ुर्ग हाजी होते हैं कई बार इधर से व्हील चेयर नहीं लेके जाते, या कई बार वहाँ अच्छे खासे हाजी गए, वहाँ चोट लग गई थोड़ी बहुत, या पैर में इतना दर्द हो गया कि चलने से दिक्कत है, तो वहाँ क्या होती है, व्हील चेयर भी मिलती है। आपसे कुछ रियाल वहाँ जमा करा लिए जाते हैं और आपको व्हील चेयर मिल जाएगी। आप पूरा हज उससे करो इंशाल्लाह, और लास्ट में आप व्हील चेयर दो, आपके रियाल वापस मिल जाएंगे। तो वो एक तरह से फैसिलिटी है, अच्छी सहूलियत है जिसका लोगों को पता नहीं रहता। अलावा जो है सऊदी में जो है अगर आपका सामान खो जाता है या कोई और सामान खो जाता है तो वहाँ एक मिसप्लेस्ड बैगेज ऑफ़िस होता है, आप उस ऑफ़िस में जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपका सामान ढूंढने में आपकी मदद करेंगे और ढूंढ के देंगे इंशाल्लाह। जी के भूल चूक से सारे रुपए जो रियाल होते हैं वो गिर जाएं, चोरी हो जाएं या और कोई मसले से मतलब खो जाएं किसी भी तरीके से, तो उनके लिए भारत सरकार ने एक डेस्क बना रखी है, एक ऑफ़िस बना रखा है, जो थोड़ी सी इंक्वायरी के बाद आपको मदद करी जाएगी आपकी। जिसके पास से सारे पैसे खो जाते हैं, सारे रियाल खो जाते हैं, उसके पास खाने पीने के लिए भी नहीं रहता, तो उसके लिए भी भारत सरकार ने वहाँ इंतज़ाम कर रखा है। आप अपने ब्रांच ऑफिस से या कंट्रोल रूम से रब्ता कायम करें और उस ऑफ़िस में जाके अपनी परेशानी बताएं, इंशाल्लाह आपकी परेशानियों का हल निकल जाएगा। इसके बाद वहाँ की जो सिस्टम है, उन्होंने एक हज बुलेटिन भी यूट्यूब पे चैनल आता है उनका, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, तो उससे आपको बहुत जानकारी मिलती रहेगी कि आज क्या हुआ, आज हज कहाँ कितने लोग आए, इससे दीगर जो भी जानकारियाँ हैं वो हज बुलेटिन में देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है और उसका फ़ायदा भी उठाना है। अब इसके बाद में सबसे ज़रूरी बात जो है कि हज के दौरान क्या क्या गलती होती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर बात करूँगा। तो जैसे पहली बार जो उम्रा या पहली बार जो हज पे जा रहा है, जो भी हज्जाज इकराम जा रहे हैं, तो मेरे मर्द हजरात से गुजारिश है कि कोशिश करें कि हज पे रवाना होने से पहले घर में कम से कम एक दिन, वो पूरे दिन 2 चादर अपने बदन पर लपेट लें, जैसे एहराम लपेटते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हज पहली बार एहराम पहनते हैं तो बड़ी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि पहली बार पहना ज़िंदगी में। तो अगर आप चादर से घर पे पहन के एक दिन रहेंगे, गुजारेंगे, तो बाद में आप जब अगले दिन एहराम पहनेंगे एयरपोर्ट पे या यहाँ सऊदी अरब में आकर, तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी, क्योंकि अगर एहराम ढीला होता है कई बार खुल जाता है। अगर एहराम खुलता है तो आप पे दमबाजी हो जाता है, और बाकी आपको पता ही है कि दमबाजी होने पे क्या क्या होता है। तो कोशिश ये करें कि आप घर पे ही उससे कंफर्टेबल हो जाएं, जो 2 चादर लपेट लें और उसके साथ पूरा दिन उसके साथ गुजारें, तो इंशाल्लाह आपको एहराम पहनने में कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है कि जो आप कोशिश ये करें, जो हमारे हज्जन हैं, तो अपने साथ कोई सोने के जैसे एक आध कोई आइटम है तो भले से पहन लें, लेकिन ना ले जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। कोई महंगी ज्वेलरी या महंगा सामान ना ले जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप तवाफ़ के लिए जाएंगे, हज के लिए जाएंगे,
तो आपका सामान तो रूम पे होगा, तो आपका ध्यान इबादत में नहीं रहेगा। तो कोशिश ये करें कोई ज्वेलरी किसी तरह का की ना ले जाएं, तो बेहतर रहेगा, सबसे बेहतर रहेगा। इसके बाद क्या होगा, लैपटॉप। बहुत से हाजी लैपटॉप ले जाने की सोचते हैं, तो मेरा सबसे सलाह यही है, सबको एडवाइस देना चाहूँगा कि जिसका बहुत ज़रूरी काम है ऑफिस का, कि मुझे बिना लैपटॉप का मेरा गुजारा ही नहीं होगा, तो वो ले जा सकता है। बाकी लैपटॉप की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। इबादत में आने जाने में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि लैपटॉप खोल कर देखें, तो लैपटॉप ना ले जाएं तो सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है कि अगर जो आप करेंसी लेके जा रहे हैं, तो कोशिश ये करें करेंसी अपने शहर में जो एजेंट होते हैं उनसे बदल लें, या फिर और किस तरीके से। अगर आप एयरपोर्ट पे बदलते हैं, एयरपोर्ट पे बदली जाती है, कोई मसला नहीं, लेकिन वो थोड़ा महंगा देते हैं। तो मेरा एडवाइस यही है कि पहले ही बदल लें, कम पैसों में जहाँ आपको मिले, तो अपनी इंडियन करेंसी से चेंज कर लें, रियाल में ले लें। वो जो करेंसी है आप वो कोशिश ये करें कि एक जगह ना रखें, क्योंकि वहाँ अक्सर देखने में आता है कि करेंसी एक जगह रख ली और वो खो गई, बैग छूट गया, या कहीं आपने गिरा दिया, या किसी ने चोरी के भी मसले आते हैं वहाँ पे कई बार। तो कोशिश करें कि अपनी करेंसी अलग अलग जगह 2-3 जगह रखें। वो आपका मसला है कहाँ रखना है, बड़े बैग में रख लें, जेब में रख लें, छोटे बैग में रख लें, तो 2-3 जगह रखें। अल्लाह ना करे अगर आपका गिरता भी है तो थोड़ा बहुत ही रकम गिरेगी, ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो है, अगर जो आपको सामान ख़रीदना है, ज़्यादातर खजूर है या जो गिफ्ट वगैरह, कोशिश ये करें अगर लास्ट में ख़रीदें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शुरू में ख़रीद लेंगे आपको मूवमेंट करना पड़ता है मदीना से मक्का, मक्का से मदीना, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ज़्यादा अगर लास्ट में ख़रीदें तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद एक बड़ा मसला आता है, वहाँ भीड़ इतनी होती है माशाल्लाह, लाखों लोग आते हैं और दुनिया भर से आते हैं, तो वहाँ खोना जो है कोई बड़ी बात नहीं है, बिछड़ना मतलब आप गुम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे ज़रूरी इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि आपको हज कमेटी जो है कड़ा देती है, इसके अलावा एक कार्ड भी देती है, तो आप हमेशा अपने गले में कार्ड पहन के रखें और कड़ा भी पहन के रखें। वज़ू भी करें तो कड़ा उतारने की ज़रूरत नहीं है, तो खाली सोते समय अपना कार्ड उतार सकते हैं, बाकी हमेशा पहन के रखें, क्योंकि जो बुज़ुर्ग हाजी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे, वो गुम जाते हैं। तो गुम हो जाए तो कोई मसला नहीं, आपको कोई ना कोई आपके कड़े से, कवर नंबर से, आपके कार्ड से बिल्डिंग नंबर लिखा होता है उस पर, तो आपको अपनी जगह पहुंचा देगा। जो बेचारे बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता, वो कार्ड भी घर रख दिया रूम पे, उन्होंने कड़ा भी उतार दिया, अब वो कहाँ पहुँचाया आपको। तो गुम होना कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है उसमें। गुम हो जाते हैं 4 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 24 घंटे में मिलते हैं कई बार, तो इतना मसला नहीं है, वो गुम होना कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है। इसके बाद अगर जो बुज़ुर्ग हाजी होते हैं कोशिश करें कि वो फ़ोन नंबर ज़रूर लिख के रखें अपने साथी का, मतलब जैसे हज्जन जा रही हैं और हाजी भी है, हाजी के पास फ़ोन है, कोशिश करें फ़ोन दोनों के पास हो। लेकिन अगर किसी वजह से चलो एक फ़ोन है तो फ़ोन नंबर कम से कम रखें। आपका फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई या फ़ोन नहीं है तो किसी से भी आप कह सकते हैं कि मेरा ये फ़ोन मिला दो और बात कर लेंगे। अब जब आपके पास नंबर ही नहीं होगा तो आप किससे बात करेंगे, तो कागज़ पे लिख के अपने कार्ड में रख लें, जेब में रख लें, कोई ना कोई ऐसा जगह बना लें कि आपको कांटेक्ट करने में आसानी रहे। ठीक है। इसके बाद होगा जो व्हाट्सअप होती है, यहाँ हम लोग व्हाट्सअप बहुत यूज़ करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं, तो वहाँ मैं आपकी जानकारी लिए बता दूँ कि व्हाट्सअप से वीडियो कॉल नहीं है, अलाउ नहीं है वहाँ पर। उसमें क्या होता है कि अगर वहाँ प्राइवेट अगर आपने नेट डाउनलोड कर लिया तभी कर सकते हैं, और वो उसकी मनाही है, ममनू है वो। ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप ऐसा कोई काम ना करें जो मना है। अगर आपको वीडियो कॉल करनी है तो उसके लिए ईमो ऐप होती है, IMO, तो उसे डाउनलोड कर लें, वीडियो कॉल के लिए उसे इस्तेमाल करें। बाकी आपके जो मैसेजेस भेजने हैं, वॉइस मैसेज भेजने हैं, वीडियो भेजनी है, उसके लिए आप व्हाट्सअप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। ईमो से बात कर सकते हैं। इसके बाद जो है अपने आप शरीर में जो है पानी की कमी ना होने दें। आपको लगेगा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पानी की, वहाँ गर्मी इतनी होती है, इतना टेम्परेचर हाई होता है कि पानी की कमी हो जाती है। और उसका असर कब दिखता है, जब वो हज के 5 दिन होते हैं। हज के 5 दिन में क्या होता है, 2.5 से 3 दिन आप खुले आसमान के नीचे रहेंगे, पूरी शिद्दत से गर्मी पड़ रही होगी, तो जो पानी की कमी आपकी पहली है वो वहाँ असर दिखाती है, तो वहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता है, चक्कर खा के लोग गिरते हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप जब से जाएँ शुरू से ही पानी पिएँ खूब, जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा है। ठीक है। तवाफ़ के टाइम पे या उम्रा के टाइम पे उस टाइम कम पिए कि आपको वज़ू की ज़रूरत हो सकती है, तो लेकिन बाकी टाइम में आप खूब पानी पिएं, जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा होगा। और हज के दौरान सब्र से काम लें, आपस में मदद करें, क्योंकि वो आपका सब्र का इम्तहान है। तो कई बार दिक्कत आएंगी, लेकिन एक दूसरे की मदद करनी है। कोई सामान आपके पास है, दूसरे हाजी के पास नहीं है, तो उसे देना है,
वहाँ मोहब्बत दिखानी है कि एक हाजी दूसरे हाजी के लिए हम आपसी में कितनी मोहब्बत है, अल्लाह पसंद फरमाता है उस चीज़ को। इसके बाद कोशिश करें कि हज के जो 5 दिन है उसमें कम से कम खाएं, क्योंकि वहाँ हो सकता है कई बार वॉशरूम की दिक्कत होती है, तो हाजत जो है ज़रूरी वो पूरी नहीं हो पाती है, दिक्कतें होती हैं। तो फ्रूट पे थोड़ा सा फ्रूट लें, खाना थोड़ा सा कम कर दें। मैं ये नहीं कह रहा भूखा रहें, खाना थोड़ा कम कर दें, लिक्विड ज़्यादा लें, फ्रूट ज़्यादा लें, उससे आपको बार बार वज़ू के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बार बार लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि हज के दौरान जो है अफवाहें बहुत उड़ती हैं। पुराना वीडियो देखिए कई बार हो जाता है, कई दिक्कतें होती हैं, एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो पुराने वीडियो जो हैं वो हर बार हज में नए तरीके से आ जाते हैं कि ये वहाँ हो गया, वहाँ आग लग गई, वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह का किसी अफवाह पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ तो हज बुलेटिन देख लें। जो हज बुलेटिन है उसमें सारी जानकारी दी जाती है। मैं पिछले बार भी जब गया था माशाल्लाह वहाँ, तो मैंने देखा पुरानी जो वीडियो है 5-5 साल पुरानी, 7-7 साल पुरानी, वो अब शेयर की जा रही हैं कि जी वहाँ आग लग गई, 15 लोग मर गए, वहाँ ये हो गया। तो इस तरह से अफवाहों पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप बेहतर तरीके से हज करिए, हज करके वापस आइए। इसके बाद क्या है, अगर आप वहाँ जब जाते हैं उम्रा करने या हज करने, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप आबे जमजम पिएँ। कई बार आपकी बिल्डिंगों में आता है पेटियों में भर भर के, तो ज़्यादा से ज़्यादा आबे जमजम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहाँ ऐसी जगह है बेहिसाब आबे जमजम आपको मिलेगा। वापस इंडिया में आके लिमिटेड हो जाता है। तो जैसे आप उम्रा करने जा रहे हैं या तवाफ़ करने जा रहे हैं, तो अपने साथ एक वहाँ पॉलीथीन मिलती है 5 लीटर की, 5 रियाल की होती है लगभग, तो उसे ख़रीद लें और उस पॉलीथीन को अपने साथ ले जाएं। जब तवाफ़ कर लें या उम्रा कर लें तो उसके बाद उसे पानी से भरें और अपने रूम पे ले आएँ। तो आराम से जमजम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो बहुत आपको फ़ायदा देगा। इसके बाद क्या होता है, जो हज का 5 दिन होते हैं ख़ास तौर से, उससे 4-5 दिन पहले बसें भी बंद हो जाती हैं। हालांकि तवाफ़ ववाफ़ के लिए आपको बस नहीं प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि वहाँ उम्मीद की जाती है कि 4-5 दिन आप पूरा रेस्ट करें, पूरा रिलैक्स करें अपने पैरों को। क्योंकि 5 दिन जो आपको वो थकने का काम है, बहुत परेशानी वाला काम है। तो अपना पूरा बदन को बिल्कुल तंदुरुस्त कर लें। उन 4-5 दिन सिर्फ रिलैक्स करना है आपको, घर में इबादत करनी है, अपने रूम में नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, पैरों को नहीं थकाना है। इसके बाद जो है सामान जो है, जब उधर से आप चलेंगे लास्ट में, जैसे आपका हज हो गया, आप सामान पैक करें, तो कोशिश ये करें जितना केजी आप इधर से लेके गए थे या अलाउ है उतना ही उधर से लाएं। कई बार क्या होता है, हाजी 2-4 किलो एक्स्ट्रा कर लेता है। अब वो जो सामान लेने टीमें आती हैं, तो कोई एक आध टीम ठीक है सहूलियत दे देती है, 1-2 किलो दिक्कत नहीं करती। लेकिन ज़्यादातर जो है, अगर आपका 46 किलो अलाउ है तो वो 46 किलो ही लेके जाएंगे, 47 किलो नहीं ले जाएंगे। तो उसमें क्या है, 1-2 किलो आप फालतू भर लेते हैं, फिर एंड टाइम पर निकालना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जितना आपकी एयरलाइंस अलाउ करती है आप उतना ही केवल लेके सामान पैक करें, ठीक है। और ज़रूरी सामान में क्या होता है, एक छाता ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि पूरा हज के दौरान, उम्रा के दौरान या तवाफ़ में आपका काले रंग का छाता ले लें, वो बहुत काम देगा, धूप से बचाएगा आपको। इसके अलावा फ्लास्क ले सकते हैं, क्योंकि गर्मी होती है तो ठंडा पानी उसमें डाल के आपको जब ज़रूरत हो पी सकते हैं। ठंडा पानी मिलता है, लेकिन कई बार वो गर्म भी हो जाता है, रखे रखे आपने बोतल भी गर्म हो गया 10 मिनट में ही, गर्मी बहुत होती है। तो फ्लास्क रख लें तो बेहतर रहेगा, उसमें ठंडा डाल लें, पानी कर लें तो वो ठंडा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जूते जो हैं कोशिश करें आरामदायक लें। आरामदायक से मतलब बहुत से अपने लेदर के शूज़ ले जाते हैं या हैवी सोल वाले, तो कोशिश करें कि कपड़े के हों, आरामदायक हों, मतलब क्योंकि वहाँ चलना बहुत पड़ता है। हज में तो हालांकि आप स्लीपर पहनोगे क्योंकि टखने दिखने चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी आप कहीं घूमने जाएंगे या किसी और मार्केट जाएंगे तो चलना बहुत पड़ता है। तो आरामदायक जो है शूज़ आरामदायक होने चाहिए आपके। इसके अलावा अगर 4-5 आप लोग एक साथ एक कवर नंबर में हैं तो एक फ़ोन भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कई बार होता है वहाँ जाके फ़ोन गिर जाता है, चोरी हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो आपको आनन फानन में एक नया फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एक्स्ट्रा फ़ोन अपना यहीं से एक ले जा सकते हैं, वो सहूलियत के लिए है आपकी, इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन ले जा सकते हैं। इसके अलावा यही काम एक स्लीपर के लिए, चप्पल जो होती है आप एक जोड़ी एक्स्ट्रा लेके जाएँ। वहाँ हज के दौरान खो सकती है आपकी, आप खुद भी छोड़ सकते हैं, एक खो सकती है, तो अचानक ख़रीदने में दिक्कत होती है, भागना पड़ेगा बाज़ार में। तो एक जोड़ी एक स्लीपर ले जाएं, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद जो राशन आप लेके जाते हैं तो कोशिश करें जो डिस्पोजेबल डिब्बे होते हैं या पॉलीथीन होती है उसमें लेके जाएं तो बेहतर रहेगा। आप इस्तेमाल करें और वो डिब्बे पॉलीथीन वहीं छोड़ के आ जाएं। अगर आप अच्छे डिब्बे, महंगे डिब्बे में ले जा रहे हैं तो आपको फेंकने का दिल नहीं करेगा, वो जगह घेरेगा। तो जितना हो सके डिस्पोजेबल डिब्बे लें वहाँ से, यहाँ से सामान राशन का और मसाले वगैरह जो भी रखने हैं आपको, ख़राब से डिब्बे ले लें जो सस्ते से होते हैं, या तो या जो डिस्पोज वाले होते हैं। इसके बाद वहाँ एक चीज़ और आती है कि कपड़े,
तो कपड़े कम से कम जितना सामान यहाँ से लेके जाएंगे उतना वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा, उधर से सामान लाने में आसानी रहेगी। आपने अगर इधर से ज़रूरत से ज़्यादा भर लिया तो आप उधर से कम सामान लेके आएंगे या आपको अपना यहाँ से जो सामान लेके गए थे वो फेंकना पड़ेगा। अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो कपड़े धोने का बहुत टाइम मिलता है आपको, तो कम से कम जितना आपका काम चल जाए वो आपका मसला है, 3 जोड़ी रखने हैं, 4 रखने हैं या कितने, लेकिन मेरे हिसाब से एक पहन के जाएंगे आप जैसे एयरपोर्ट पे और 3 इसके अलावा रख लें तो बहुत है। और सबसे ज़रूरी बात कि आप कपड़े जब सूखने डालेंगे वहाँ धूप में तो 10 से 15 मिनट में आपके कपड़े सूख जाते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है दोपहर के टाइम में। कहीं ऐसा ना हो आप कपड़े टांग के आ गए 2-3 घंटे बाद जाएंगे या सुबह से शाम को जाएंगे तो आप अपने कपड़ों का रंग खुद ही नहीं पहचान पाएंगे, पूरा कपड़े फेड हो जाएंगे, आपका कलर उतर जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा जो बड़े बैग आप कमरे में रखेंगे उससे ताला लगा के रख सकते हैं, कोई मसला नहीं हो सकता, आपने पैसे रखे हों वो कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ सबसे बड़ी बात जो है जब आप तवाफ़ करने जाएंगे हरम शरीफ में या मदीने में हो तो कोई भी सामान पड़ा हो वो सामान नहीं उठाना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ममनू है वो। अगर कोई सामान पड़ा है तो वहाँ किसी पुलिस वाला हो या कोई स्टाफ हो तो उसे बता दें कि ये सामान पड़ा है, चाहे रुपए पड़े हों कुछ भी पड़ा हो, आपको नहीं उठाना है, क्योंकि आपने उठा लिया और वो फिर ये चोरी वाला मसला भी बन सकता है। पिछले कई बार इंसिडेंट हुए, किसी ने उठा लिया और चोरी वाली बात आ गई, हालांकि उसने बोला कि मुझे पड़ा मिला, लेकिन इसलिए कोई सामान उठाना ही नहीं, कितना भी महंगा हो कितना भी सस्ता हो, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। इसके अलावा एक सबसे ख़ास बात यह है कि जो हाजी लोग अजीजिया में रहते हैं वो तवाफ़ के लिए हरम शरीफ जाते हैं या और किसी काम से हरम शरीफ जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है अजीजिया से हरम शरीफ के लिए बसें लगी हुई होती हैं, जो फ्री सर्विस होती है, आना जाना उसी से होता है। तो इसमें ख़ास बात यह है कि अगर आप जैसे आपकी बिल्डिंग के आसपास बस स्टैंड होता है, ज़्यादातर क्या होता है 6 बस स्टैंड है पूरे अजीजिया में, तो आप देख लें आपकी बिल्डिंग के पास कौन सा बस स्टैंड पास में है। जैसे मान लीजिए 4 नंबर बस स्टैंड आपकी बिल्डिंग के पास है, तो उस बस स्टैंड पे जो बसें होंगी वो 4 नंबर की ही होंगी। तो आपको उस 4 नंबर की बस से जाना है और अपना काम ख़त्म करके तवाफ़ करके जो भी कुछ है वापस जो है उसी 4 नंबर की बस से आना है। ऐसा ना हो कि आपको 4 नंबर की बस ना मिले उस टाइम तो आप सोचो कि मैं 3 से चला जाऊं या 5 से चला जाऊं, पास होगी, तो वो पास नहीं होगा। वो बस स्टैंड हो सकता है आपकी बिल्डिंग से वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हो। तो यही कोशिश करनी है कि जिस नंबर की बस से आप जाते हैं उसी नंबर की बस से वापस आएँ, भले ही थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बुज़ुर्ग हाजी के साथ देखा जाता है, वो किसी और बस में बैठ जाता है, फिर वो अजीजिया में 2-2 3-3 किलोमीटर दूर उतर जाता है, वहाँ से बड़ी दिक्कत होती है उसे अपनी बिल्डिंग में वापस आने में। ये और जवानों में भी कन्वर्ट करके दूसरे हाजी जो हिंदी नहीं समझते हैं तो उन तक पहुंचा सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर कोई बंदा ये काम करता है तो। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट हो या कोई और कुछ पूछना है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो भी बनाई जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर।